हेलो मेरे दोस्तों। प्राचीन भारतीय इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री का मौर्य साम्राज्य के आज लास्ट वीडियो लेकर आया हूँ। मौर्य साम्राज्य के प्रीवियस ईयर का 3 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर इससे पहले मौर्य साम्राज्य का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? पहला दिया है सोना का सिक्का, चांदी के आहत सिक्का, लोहे का हल, नगर संस्कृति, और आपका ऑप्शन दिया है। तो भारत में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय संस्कृति आई थी। उसके बाद आया लोहा का हल और उसके बाद मौर्य काल में चांदी के आहत सिक्का आया जिसको पन कहते थे और कारसापन कहते थे। उसके बाद चांदी के सिक्का के बाद आया सोना के सिक्का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 119 का डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? आपका ऑप्शन है सोहगौरा ताम्रपत्र, अशोक का रोमिनदेई स्तंभलेख, प्रयाग प्रशस्ति, चंद्र का मेहरौली स्तंभलेख। आपका राइट आंसर हो जाएगा सोहगौरा का ताम्रपत्र। तो सोहगौरा के ताम्रपत्र का जो लेख था ये गोरखपुर जिला में मिला है जो यूपी में स्थित है। प्राप्त अभिलेखों में यह प्रथम ताम्र अभिलेख है। इसमें भी अकाल के समय राज्य द्वारा अनाज वितरण की व्यवस्था का वर्णन है। अगला सवाल है, कलिंग राज्य भारत में कहाँ स्थित था? आपका ऑप्शन है कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो कलिंग राज्य था वो भारत के उड़ीसा में स्थित था। अगला सवाल है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? आपका ऑप्शन है नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश। आपका राइट आंसर हो जाएगा नंद वंश। तो सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर नंद राजवंश का शासन था। तो नंद वंश के अंतिम शासक जो थे धनानंद, जिसे मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम यूनानी लेखकों ने सेंड्रोकोटस बताया था और सर विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की। अगला सवाल है, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए? फाहियान, इत्सिंग, मेगास्थनीज, हुएनसांग। तो इसको सही कालानुक्रम का ऑप्शन आपको देना है। तो भारत में सबसे पहले मेगास्थनीज आए, उसके बाद फाहियान, उसके बाद हुएनसांग और उसके बाद इत्सिंग आए थे। तो भारत में आने वाले विदेशियों में सबसे पहले मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग और इत्सिंग आए थे। तो आपका 123 का आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? आपका ऑप्शन है ब्राह्मणी, देवनागरी, शारदा, खरोष्ठी। आपका राइट आंसर हो जाएगा खरोष्ठी। तो प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक राजा देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? आपका ऑप्शन है कालसी, रोमिनदेई, विशिष्ट कलिंग राजा देश, मास्की। आपका राइट आंसर हो जाएगा मास्की अभिलेख में। तो मास्की अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। अशोक ने अब इसमें यानी मास्की अभिलेख में अशोक ने अपने को बुद्ध शाक्य कहा है। इसी अभिलेख में
अशोक का नाम अशोक मिलता है तो मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? आपका ऑप्शन है, इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों का सेफ्ट सुंडाकार है, ये स्थापत्य संरचना के भाग है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये स्थापत्य संरचना के भाग है, यानी राइट आंसर हो जाएगा 126 का डी। तो अशोक के प्रस्तर स्तंभ जो थे, प्रस्तर स्तंभ पर बढ़िया पॉलिश था, प्रस्तर स्तंभ जो थे अखंड थे, ये खंडित नहीं थे, स्तंभों का सेफ्ट सुंडाकार था। अगला सवाल है, जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के अभिलेखों का अर्थ निकालने के सूत्र द्विभाषीय प्रलेखों से मिले जो संबंध थे। आपका ऑप्शन है ब्राह्मणी तथा अरमाई से, अरमाई तथा किलाक्षरों से, ब्राह्मणी तथा ग्रीक से, ब्राह्मणी तथा चित्रलिपियों से। आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी तथा अरमाई से। जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के अभिलेखों का अर्थ निकालने के लिए सूत्र द्विभाषीय प्रलेखों से मिले जो संबंध थे ब्राह्मणी तथा अरमाई लिपि से। अगला सवाल है, कौटिल्य अर्थशास्त्र को ज्ञान की ऐसी शाखा के रूप में परिभाषित करता है जो शिक्षा देती है किस प्रकार? आपका ऑप्शन है, एक राज्य को प्राप्त करना चाहिए तथा सहेजना चाहिए, योजनाबद्ध रूप से राजस्व जिसमें भू राजस्व सम्मिलित है संग्रह करना चाहिए, धन अर्जित करना चाहिए तथा अर्जन की विधि सीखनी चाहिए, एक अर्थपूर्ण जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक राज्य को प्राप्त करना चाहिए तथा सहेजना चाहिए। कौटिल्य अर्थशास्त्र को ज्ञान की ऐसी शाखा के रूप में परिभाषित करता है जो शिक्षा देती है एक राज्य को प्राप्त करना चाहिए तथा सहेजना चाहिए। मौर्यों का इतिहास जानने के लिए साहित्यिक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण विवरण कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य है। अर्थशास्त्र, राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई पहली प्रामाणिक पुस्तक है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र में कुल 15 भाग है। तो अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने दूसरे राज्यों पर आक्रमण के विचारणीय पहलू दिए हैं। युद्ध संबंधी विजयी नियमों की रणनीति का विवेचना किया है। संघ राज्यों में आपसी फूट डालने के तरीका का वर्णन किया है। शत्रु देश के दुर्गों पर कब्जा करने के उपाय सुझाए गए हैं। अगला सवाल है, श्रवण बेलगोला संबंधित है। आपका ऑप्शन है बौद्ध मत से, जैन मत से, अशोक के धम्म से, नागार्जुन से। आपका राइट आंसर हो जाएगा जैन मत से। तो श्रवण बेलगोला जैन मत से संबंधित है जो कर्नाटक में स्थित है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध पर शासन कर रहे थे तो मगध पर लगातार 12 वर्षों तक अकाल पड़ा था, जिससे अपने गुरु भद्रबाहु और अनुयायियों और समर्थकों के साथ श्रवण बेलगोला चले गए थे जो दक्षिण भारत में है, और यहीं पर श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखनापत्ति से अपना जीवन त्याग दिए थे। अगला सवाल है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह कौन सा है? आपका ऑप्शन है चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकृति, प्रियदर्शी। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रियदर्शी। तो अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः प्रियदर्शी नाम से उल्लेख हुआ है। भाबरू या बैराट अभिलेख में अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस अभिलेख में अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है? तो भाबरू अभिलेख, जिसे बैराट अभिलेख भी कहते हैं। मेरे दोस्त, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल है, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ है? आपका ऑप्शन है नासिक, एलोरा, अजंता, जुनार, कल्याण और पीतलखोरा।
अजंता, भाजा और कोडने, भाजा, पीतलखोरा और कोडने। आपका राइट आंसर हो जाएगा नासिक, एलोरा और अजंता। तो पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं हैं नासिक, एलोरा और अजंता की गुफाएं। अगला सवाल है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था? आपका ऑप्शन है भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाखदत्त। आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त और कौटिल्य। तो 132 का बी हो जाएगा। चाणक्य का और जो नाम था वो विष्णुगुप्त और कौटिल्य था। तो मौर्यों का इतिहास जानने के लिए साहित्यिक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण विवरण कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य है। अर्थशास्त्र, राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई पहली प्रामाणिक पुस्तक है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। अगला सवाल है, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? आपका ऑप्शन है 13वां, 10वां, 11वां, 9वां। आपका राइट आंसर हो जाएगा 13वां। तो अशोक के 13वां शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। अपने अभिषेक के 8वें वर्ष पश्चात 9वें वर्ष में देवताओं के प्रिय राजा प्रियदर्शी ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। 1,50,000 व्यक्ति देश से विस्थापित हुए, 1 लाख व्यक्ति मारे गए तथा इससे कई गुना लोग बर्बाद हो गए। इस अभिलेख में अशोक अपने राज्य की जंगली जनजातियों को संतुष्ट रखता है, लेकिन वह उन्हें चेतावनी भी देता है कि पश्चाताप के बावजूद उसमें शक्ति है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस तमिल कवि ने नंदों और मौर्यों का उल्लेख किया है? आपका ऑप्शन है सत्तानार, कपिलर, अगस्त, मामूलनार। आपका राइट आंसर हो जाएगा मामूलनार। तो मामूलनार एक तमिल कवि थे, इन्होंने नंदों और मौर्यों का उल्लेख किया है। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य की एक यूनानी पत्नी थी, इसकी सूचना कहाँ से मिलती है? आपका ऑप्शन है ललित विस्तार, मेगास्थनीज की इंडिका, मुद्रा राक्षस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य की एक यूनानी पत्नी थी, इसकी सूचना कहाँ से मिलती है? जो ना तो मुद्रा राक्षस में, ना तो मेगास्थनीज की इंडिका में और ना तो ललित विस्तार में इसकी कोई चर्चा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, निम्नलिखित शासकों पर विचार करना है। आपका शासक के नाम दिया है बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्र दामन। अब आपसे प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन कौन से सुदर्शन झील से संबंध हैं? तो सुदर्शन झील से जो संबंधित हैं ये हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और रुद्र दामन। तो रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। इस समय यहाँ का प्रशासक पुष्यगुप्त वैश्य था। इसी अभिलेख से यह भी पता चलता है कि अशोक के समय में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया गया। उस समय राज्यपाल तुषास्प था। रुद्रदामन के समय में इस झील के बांध का पुनर्निर्माण कराया गया। उस समय वहाँ का राज्यपाल सुविशाख था। स्कंदगुप्त के समय पर्णदत्त राज्यपाल हुआ। उसके पुत्र एवं गिरिनार नगर के प्रशासक चक्रपालित ने इस झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया। इस प्रकार जूनागढ़ अभिलेख में 4 शासकों चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन तथा स्कंदगुप्त एवं उनसे संबंधित राज्यपालों का विवरण प्राप्त होता है। अगला सवाल है, अशोक के निम्न में से किस अभिलेख में एक ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? आपका ऑप्शन है लुम्बिनी का स्तंभ अभिलेख, सारनाथ का स्तंभ अभिलेख, गिरनार का शिलालेख, सांची का स्तंभ अभिलेख। आपका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी का स्तंभ अभिलेख। तो लुम्बिनी का स्तंभ अभिलेख में
1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है। तो लुम्बिनी का स्तंभ अभिलेख जो है नेपाल की तराई में स्थित है। इस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष यहाँ आए और उसने यहाँ धार्मिक कर बलि को माफ कर दिया तथा भूमि कर घटाकर 1/8 भाग कर दिया। अतः इसे आर्थिक अभिलेख भी कहा जा सकता है। रोमिन देई स्तंभलेख यानी लुम्बिनी के स्तंभलेख को, यह अभिलेख अशोक का सबसे छोटा अभिलेख माना जाता है। अगला सवाल है, राजतरंगिणी निम्न में से किसके इतिहास का प्रमुख स्रोत है? आपका ऑप्शन है कश्मीर, आसाम, उड़ीसा, बंगाल। आपका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर। तो राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास का प्रमुख स्रोत है जो कल्हण के द्वारा रचित है। आपका अगला सवाल है, मौर्य काल में कंटक शोधन क्या था? आपका ऑप्शन है दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, व्यापारिक न्यायालय, विधि विश्वविद्यालय। आपका राइट आंसर हो जाएगा फौजदारी न्यायालय। मौर्य काल में कंटक शोधन जो था वो फौजदारी न्यायालय था। अगला सवाल है, यूनानी और अरमी यानी आरामाइक भाषा में खुदा अशोक एक द्विभाषी उत्कर्ण लेख मिलता है। आपका ऑप्शन है मानसेहरा में, पुष्कलावती में, शाहबाजगरी में, कंदहार में। आपका राइट आंसर हो जाएगा कंदहार में। तो यूनानी और अरमी भाषा में खुदा अशोक एक द्विभाषी उत्कर्ण लेख मिलता है कंदहार में। मेरे दोस्त, अगर आप घर बैठे क्यूज ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करें और जूम ऐप पर क्यूज ज्वाइन करें। अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं तो क्यूज के बिना आपका रिजल्ट मुश्किल है। तो क्यूज जो है वो 7:30 से 8:30 तक ज्वाइन ज़रूर करें। आपका क्यूज जीएस और करंट अफेयर्स दोनों डिस्कशन के साथ कराया जाएगा। अगला सवाल है, अशोक का द्वादश शिलालेख यानी 12वां शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? आपका ऑप्शन है धार्मिक उदारता का, सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि का, उपरोक्त में से किसी का नहीं, उपरोक्त दोनों। आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि का। तो 12वां शिलालेख में अशोक कहते हैं कि सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम है। लोग अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरे संप्रदाय की निंदा कभी न करें। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीताध्यक्ष का संबंध क्या था? आपका ऑप्शन है कृषि से, व्यापार से, महिला कल्याण से, सेना से। आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि से। अर्थशास्त्र के अनुसार सीताध्यक्ष का संबंध था कृषि से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जिला एवं ग्राम के मध्य कर संग्रह के लिए उत्तरदायी था? आपका ऑप्शन है गोप, स्थानिक, रूपदर्शक, प्रतिवेदक। आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थानिक। तो स्थानिक जिला एवं ग्राम के मध्य कर संग्रह के लिए उत्तरदायी था। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक लक्षण यवन लेखकों के अनुसार मौर्य राजत्व का लक्षण नहीं था? आपका ऑप्शन है राजा सदैव सशस्त्र व्यक्तियों से घिरा रहता था जो अंगरक्षक थे। तो ये बिल्कुल सही है। राजाओं का प्रिय व्यसन आखेट था, ये बिल्कुल सही है। राजा को मुदित करने के लिए पशु युद्धों का आयोजन किया जाता था, ये सही था। लेकिन राजत्व का लक्षण नहीं था कि भोजन, राजा का भोजन अनेक व्यक्तियों द्वारा परखा जाता था, ये लक्षण नहीं था। तो आपका 144 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए, अब जो है आपका कुछ निर्देश दिया है और उससे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो रेलवे जो है वो ज़्यादा पूछता है। तो आपका सवाल है यानी आपका जो आंसर करना है कि अगर कथन और कारण दोनों सही है
कथन का कंप्लीट व्याख्या करता है तो आपका आंसर होगा ए। अगर कथन और कारण केवल दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है, आपका आंसर हो जाएगा बी। कथन सही है और कारण गलत है तो आपका आंसर हो जाएगा सी। कथन गलत है, कारण सही है तो आपका आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। हाँ बिल्कुल, अशोक ने कलिंग को जीत लिया था और मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, बिल्कुल सही है। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ये बिल्कुल सही है कि कलिंग को क्यों जीता था। तो कलिंग जो था वो दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, जिससे मौर्य साम्राज्य का क्या होता, व्यापार रुक जाता। इसीलिए कलिंग को जीत लिया था। यानी कथन का कंप्लीट व्याख्या कर रहा है कारण, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए। 145 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, अशोक ने राजादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। बिल्कुल सही है। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया, यह भी सही है। और कथन का कंप्लीट व्याख्या कर रहा है कारण, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है, अशोक के अभिलेख उसके साम्राज्य में हर ओर अवस्थित पाए गए हैं, परंतु इस सम्राट का कोई भी अभिलेख देश के उत्तर पूर्वी भाग में नहीं मिला है। बिल्कुल सही है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देश का यह भाग, देखिए ये व्याख्या करना शुरू कर दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देश का यह भाग उसके साम्राज्य का अंग नहीं था। ये बिल्कुल सही है। कभी भी अशोक का भारत के उत्तर पूर्वी भाग से कोई संबंध नहीं था, तो इसलिए कंप्लीट व्याख्या भी कर रहा है कारण कथन का, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है, अपने धर्म निर्देशों को आम जनता तक प्रचारित करने की इच्छा से अशोक ने साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में पाए जाने वाले राजज्ञाओं में प्राकृत के साथ साथ यवन तथा अरमाई का भी उपयोग किया। बिल्कुल सही है। यवन तथा अरमाई भाषी लोग उत्तर पश्चिमी की आबादी का एक भाग थे, ये भी सही है। और कथन का कंप्लीट व्याख्या कर रहा है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भूमि के 10 प्रकार उल्लिखित है। ये बिल्कुल गलत है। भूमि के 10 प्रकार का कोई उल्लेख नहीं हुआ है। कौटिल्य भूमि की कर व्यवस्था निर्धारित करना चाहता था। ये बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही है, यानी कथन गलत है और कारण सही है। आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त ने यूनानी क्षत्रपों के विरोध विद्रोह भड़काया। बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त ने सिकंदर का खेमा देखा था, ये भी सही है, लेकिन कोई व्याख्या नहीं कर रहा है, तो 150 का आंसर हो जाएगा बी। तो मेरे दोस्त, अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें और अंत में कमेंट करना ना भूलें। और आपको जल्दी रिजल्ट के लिए क्विज ज्वाइन ज़रूर करें। धन्यवाद।